स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 3 पार्ट बी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। इससे पहले अपन ने समझ लिया था वैल्यू एडेड मेथड का कैलकुलेशन कैसे होता है। आई रिपीट द फॉर्मूला, इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिव्स यू वैल्यू एडेड। उस मेथड से जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज GDP एट MP। नाउ कमिंग ऑन टू इनकम मेथड, इनकम मेथड में भी अपन सेम चीज कवर करेंगे। सबसे पहले उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इनकम मेथड एंड फाइनली व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड। सबसे पहली चीज, नाउ लिसन, फैक्टर इनकम्स किन किन फॉर्म में होती है। अगर या तो आई विल बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉय विद सम ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेरा खुद का प्रॉपर्टी होगा तो मुझे इंटरेस्ट का इनकम हो रहा होगा या रेंट का इनकम हो रहा होगा, या फिर अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ इन सम काइंड ऑफ बिजनेस तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड हैव बीन अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यही बेसिकली हेड्स हैं इनकम मेथड में भी। वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से क्या आंसर सेम आता है? हाँ, आंसर सेम आता है दोनों ही मेथड से। अब स्टार्ट करते हैं कि इनकम मेथड में क्या क्या चीजें ऐड करनी होंगी। 3 चीजें ऐड करनी होती है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब ये तीनों चीजें हैं क्या, लेट अस अंडरस्टैंड। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली लिख देना है इन द सोल्यूशन, और अगर डायरेक्टली नहीं देके रखते हैं क्वेश्चन में तो ऐसे केस में कैसे निकलेगा कि एम्प्लॉयज को क्या क्या पेमेंट होते हैं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दिस द बेसिक सैलरी जो हमको कैश फॉर्म में मिलती है वो तो अपन ऐड करेंगे ही इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर दूसरे तरह के पेमेंट्स होते हैं पेमेंट्स इन काइंड। अगर कोई हाउसिंग फैसिलिटी, कार फैसिलिटी आपको आपकी कंपनी ने दी हुई है तो दैट ऑल्सो इज एडेड इन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तीसरी चीज है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जो भी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉयर करता है वो भले ही हमको आज नहीं मिलता बट दैट इज एन इनकम अक्रूइंग इन आवर हैंड्स। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करना है, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हैज ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तो प्लीज रिमेंबर, अगर यहाँ पे दिया जाए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी तो उसे अलग से ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चौथा कंपोनेंट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जो भी पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पर, आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वो नेशनल इनकम का पार्ट होती है, क्योंकि इट इज बिलीव्ड कि वो जो पेंशन मिलती है दैट इज फॉर सर्विसेज गिवन बाय यू अर्लियर। ओके, अगर वहीं दिया जाए पेंशन ओल्ड एज पेंशन, ओके, तो दिस इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट, दिस इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, ये वन साइडेड पेमेंट माना जाता है, इसलिए ओल्ड एज पेंशन नेवर बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या नेशनल इनकम। तो ये सारी चीजें ऐड करके यू विल बी गेटिंग COE। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कहीं और एम्प्लॉय नहीं हो तो कैसे पैसे कमा सकते हो, या तो बाय आवर ओन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी है, लैंड है तो रेंट मिल रहा होगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और एंटरप्रेन्योर हो किसी बिजनेस के तो प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो ये 3 चीजें ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकल सकता है। ओके, अब अगर प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी जाए इन द क्वेश्चन तो 3 चीजें ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू निकाली जा सकती है। वो 3 चीजें कौन सी होंगी? वो 3 चीजें हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। इन तीनों को ऐड करके यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में तो इन तीनों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, दीज आर एडेड टू कैलकुलेट प्रॉफिट। फाइन, इनको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। डिविडेंड को ही दूसरे नाम से बोला जा सकता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो भी टैक्स वो कंपनी पे कर रही है। कॉर्पोरेट सेविंग्स को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स भी, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, दीज आर द अदर नेम्स ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग्स, इन नाम से भी पूछा जा सकता है। नाउ तीसरा एलिमेंट है मिक्स्ड इनकम।
ओके, नाउ मिक्स्ड इनकम नाम से जैसा क्लियर हो रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इनकम्स। जो भी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम को हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कि उसमें रेंट का कितना हिस्सा है, उसमें सैलरी का कितना हिस्सा है, उसमें इंटरेस्ट का कितना हिस्सा है और प्रॉफिट का कितना हिस्सा है। तो जनरली उसको एक ही कैटेगरी में क्लब कर दिया जाता है, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो अगर मैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऐड कर लेती हूँ तो मेरे को मिल जाता है इनकम मेथड के हिसाब से NDP at FC, यानी कि ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अगर इससे मेरे को नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम मतलब NNP at FC, तो नेशनल इनकम निकलेगी बाय एडिंग NFIA। ठीक है, दिस इज द वे इनकम मेथड वर्क्स। अपन इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। कैलकुलेट द नेशनल इनकम आउट ऑफ इट। सबसे पहला डेटा दिया है वेजेस। आई हैव गिवन यू द टेबल, वील पुट द वैल्यूज देयर। वेजेस इज अ पार्ट ऑफ COE, तो यहाँ पे मैंने हेड दिया हुआ है, वेजेस के सामने मैं लिख दूंगी 10,000। उसके बाद रेंट, रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में अपन लिख देंगे 5,000। इंटरेस्ट 400, अगेन अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। डिविडेंड 3,000 दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट सेपरेटली दिया है तो इन दैट केस मेरे को ये डिविडेंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अलग से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई कैन नॉट फाइंड प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एंटायर क्वेश्चन, तो मुझे डिविडेंड को ऐड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट प्रॉफिट। 3,000 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मिक्स्ड इनकम 400 दिए, तो मिक्स्ड इनकम के सामने आई एम राइटिंग हियर 400। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम आता है, दिस इज 200। एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ COE, दैट इज 400। कॉर्पोरेट टैक्स, अगेन अ कॉम्पोनेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 400, तो 3,000 प्लस 200 प्लस 400 गिव्स मी 3,600। दिस इज द वे आई हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट। NFIA का अभी यूज नहीं है, नेशनल इनकम जब निकालेंगे तब यूज करेंगे। अब ऐड कर देते हैं, 10,400 will be our COE, compensation of employees. Operating surplus हो जाएगा 5,000 plus 400 plus 3,600, that is 9,000. तो that gives us 19,400 और फिर इसमें mixed income ऐड हो जाएगी 400 की, तो this is 19,800। ये जो आई है वो है डोमेस्टिक इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम को मेरे को कन्वर्ट करना है इनटू नेशनल इनकम तो मुझे निकालना होगा NNP at FC। NDP at FC विल बी कन्वर्टेड इनटू NNP at FC, यानी कि वो कैसे हो पाएगा, बाय एडिंग NFIA। NFIA की वैल्यू कितनी है 1000, 19,800 प्लस 1000 इज गोइंग टू गिव अस 20,800, तो अपना नेशनल इनकम हो जाएगा 20,800 बाय एडिंग 1,000 as NFIA। दिस इज द वे नेशनल इनकम विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इनकम मेथड। Now the last thing, that is precautions in relation to income method। income method में क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो अपन निकाल लेते हैं। प्रिकॉशंस आर, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अगर नेशनल डेट पे कोई इंटरेस्ट होता है तो क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा? इंटरेस्ट की जो इनकम होगी फ्रॉम नेशनल डेट दैट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। व्हाई? बिकॉज वो जो भी डेट गवर्नमेंट ने लिया है दैट इज मेनली यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस, और कंजम्पशन पर्पस के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसमें उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट की कमाई होती है वो डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सिर्फ वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो लिए गए हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस, सिर्फ वही इंटरेस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट अपने को मिलता है फ्रॉम बैंक डिपॉजिट तो येस इट इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि बैंक विल बी यूजिंग दैट लोन, मतलब वो डिपॉजिट to give a loan for production purpose. Okay, so that is why interest on bank deposits becomes a part of national income. दूसरा है ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारे ट्रांसफर पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट। इसकी वजह से कोई गुड्स या सर्विस क्रिएट नहीं हुए इन द इकोनॉमी, सो इट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिटेक्ट करना या पता करना ही मुश्किल है।
फिर इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज, नो इट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज ये सारे जो गेन्स हैं दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स, इसकी वजह से कोई एडिशन नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, नो इन सबको अलग से ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अलग से इसलिए ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्पोनेंट है ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो जब प्रॉफिट ऐड हो ही रहा है तो अलग से इन तीनों को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स भी नहीं बनता है पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. द रीजन इज इसको अलग से ऐड नहीं करना है. जो भी हमारी इनकम होगी वो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं इन नेशनल इनकम, तो इनकम टैक्स उसी में से पे आउट हो रहा है, तो इनकम टैक्स को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय, अगर हम कहीं एम्प्लॉय हैं और हम अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट की अर्निंग होगी एम्प्लॉयर की, दैट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो लोन अगेन इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस, रादर इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस. सो दीज आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड. इसके अलावा तुमको और कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, या कोई भी न्यूमेरिकल इन रिलेशन टू इनकम मेथड, तो प्लीज यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Gmail ID and post in the comment section any of your queries. Thank you for watching the video.